हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? फाइनली वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ एंड philosophy of constitution. It's a chapter number first in political science class 11th. So without wasting our time, let's start. So very welcome guys. In chapter 1 we will discuss about the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है या कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, एंड व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन डज टू द सोसाइटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी को क्या देता है, एंड हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न्स द एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी. कहने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी सोसाइटी में जो पावर्स है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है. जो यहाँ पे एलोकेशन वर्ड है इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. एंड देन व्हाट वाज द वे इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड. सिंपल सी बात है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से बनाया गया. तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाले हैं. गाइस, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है इसका इवोल्यूशन कौन से वर्ड से हुआ है. इसका इवोल्यूशन हुआ है लेटिन वर्ड से, और वो लेटिन वर्ड है कॉन्स्टिट्यूटरी, मतलब सुप्रीम लॉ, जिसका मतलब क्या है, सुप्रीम लॉ. ऐसा लॉ जो सबसे ऊपर है उसको सभी को मानना पड़ेगा, चाहे सुपीरियर्स हों चाहे सबॉर्डिनेट्स हों. नाउ व्हाट एग्जैक्टली द कॉन्स्टिट्यूशन इज. गाइस, कॉन्स्टिट्यूशन एक डायनामिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात होती है. और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस किस लिए होते हैं? टू गवर्न द कंट्री, कंट्री को गवर्न करने के लिए होते हैं, ठीक है. And to maintain balance between the three organs of the government, that is legislatures, executives, judiciary. Legislatures कौन होते हैं? Legislatures जो law making body है, जो इनका काम है law बनाना. Second, executives जो implementation पे believe करते हैं, implementation करवाते हैं. जो laws legislatures ने बनाए हैं उन्हीं laws को executives implement करवाने का काम करते हैं. And then judiciary, जुडिशरी जो लॉ को मेंटेन करता है, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग ये सोसाइटी में देखता है. अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए पनिश करना, अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना, गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है ये देखना, सोसाइटी में सब सही चल रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखना सब जुडिशरी का काम होता है. यू कैन से दैट कि जस्टिस देना, जस्टिस प्रोवाइड करना. देखिए यहाँ लिखा भी है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डायनामिक डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द रूल्स and regulations to govern the country. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डायनामिक डॉक्यूमेंट. डायनामिक डॉक्यूमेंट मैंने क्यों कहा? देखिए गाइस, डायनामिक का मतलब होता है आपको समय के हिसाब से चलना, ठीक है. डायनामिक को आप ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं. अब समय के हिसाब से क्यों चलना है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम डेवलप्ड अपने आप को करना चाहते हैं, हम हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम सोसाइटी को ग्रो करना चाहते हैं, तो हमें डायनेमिक बनना ही पड़ेगा और समय के हिसाब से चलना ही पड़ेगा. एंड दैट इज़ वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ डायनामिक डॉक्यूमेंट. और डायनामिक डॉक्यूमेंट के साथ आप कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस की, नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत पड़ी, हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए, ठीक है. अमेंडमेंट्स का मतलब होता है किसी भी तरह का चेंजेस करना, हमारी जो कंट्री की जो सोसाइटी है उसकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए, उसकी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए. और इन रूल्स एंड रेगुलेशंस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? ताकि हम कंट्री को गवर्न कर सकें. कॉन्स्टिट्यूशन को डायनामिक और ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे तीन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है. फर्स्ट पार्ट्स, सेकेंड आर्टिकल्स एंड थर्ड स्केड्यूल्स. बिकॉज इनिशियल लेवल पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर जो पार्ट्स थे, आर्टिकल्स थे, जो स्केड्यूल्स थे, वो जो थे आज उससे ज़्यादा ही है हमारे पास. वहीं पार्ट्स मतलब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, और यू कैन से दैट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है. सो पहले हमारे पास जो पार्ट थे वो 12 पार्ट्स थे, ठीक है. आज हमारे पास 22 पार्ट्स हैं. कॉन्स्टिट्यूशन जो डिवाइडेड है 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ऐसे ही पहले हमारे पास जो आर्टिकल्स थे वो 395 थे. नाउ वी हैव 448 आर्टिकल्स. और पहले जो हमारे पास शेड्यूल्स थे वो 8 थे. नाउ वी हैव 12 शेड्यूल्स. सो ये सब पॉसिबल क्यों हो पाया? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने ना ज़्यादा रिजिड रखा ना ज़्यादा फ्लैक्सिबल रखा. रिजिड मतलब कि इसको
इजीली चेंज नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबल मतलब आप बिल्कुल कंट्री को सही में अगर कुछ न्यू प्रोविजंस की ज़रूरत है तो उसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अमेंडमेंट। सो यू कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ डायनामिक डॉक्यूमेंट जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात होती है, और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस किस लिए बनाए जाते हैं? कंट्री को गवर्न करने के लिए। और दूसरा, मेंटेन बैलेंस बिटवीन थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज़ लेजिस्लेचर, दैट इज़ लॉ मेकिंग बॉडी जिनका काम है लॉ बनाना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव्स जिनका काम है जो आपने लॉ बनाए हैं, मतलब जो लेजिस्लेचर्स जिन्होंने जो लॉ बनाया है उन्हीं लॉज को इम्प्लीमेंट करवाने का काम एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। एंड देन जुडिशरी जो लॉ मेंटेन कर रखेंगे, जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। लीडर्स पे नज़र रखते हैं, सोसाइटी के लोगों पे बिल्कुल नज़र रखी जाती है। कंट्री के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन रखना प्रॉपर तरीके से, एक सही डायरेक्शन देना सोसाइटी को एंड गवर्नमेंट को, इट इज़ द वर्क ऑफ जुडिशरी। एंड जुडिशरी इज़ अ इंडिपेंडेंट बॉडी, ये ध्यान रखिएगा आप। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कितने तरह के होते हैं गाइस? कॉन्स्टिट्यूशन थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, राइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडेबिलिटी, एंड थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ पावर। ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग आपको पता ही है कि लिखित, रिटनली जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हाँ, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होते हैं, ठीक है। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडेबिलिटी। देखिए गाइस, अमेंडेबिलिटी का मतलब है कि या तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल हो सकता है या रिजिड हो सकता है। एंड देन थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन या तो यूनिटरी हो सकता है या फेडरल हो सकता है। गाइस, वैसे तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है पहला जो हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिटन होता है। अब रिटन मतलब यहाँ पे अनरिटन की भी बात होती है। वैसे तो मैं आपको बता दूँ दोनों रिटन ही होते हैं, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। फर्स्ट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि प्रोविजंस आर सिस्टमैटिकली अरेंज्ड, मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी प्रोविजंस बनाए गए हैं वो सभी सिस्टमैटिकली अरेंज होते हैं, मतलब लाइन वाइज होते हैं। और दूसरा है कॉडिफाइड, मतलब एक बुक की फॉर्म में होते हैं। सपोज आपको मान लीजिए सिटीजनशिप के बारे में जानना है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि भाई आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 20 तक आप देख लीजिए, ये पूरा क्या है, सिटीजनशिप के बारे में है। आई गिव जस्ट एग्जांपल, ओके। कहने का मतलब है कि हमें ये पता होता है कि कौन सा आर्टिकल कौन से पार्ट्स में है, कौन से शेड्यूल में है, ये हमें सारी चीज़ें पता होंगी। बुक्स की फॉर्म में होता है ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ऊपर होता है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सुप्रीमेसी जो होती है कॉन्स्टिट्यूशन की होती है। अगर कोई भी किसी को भी कंसीडर किया जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ही कंसीडर किया जाएगा, चाहे कोई भी गवर्निंग बॉडी हो, ठीक है। और जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो तैयार एक स्पेशल बॉडी करती है, एक टीम तैयार करती है। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही वेल डिज़ाइन है, ठीक है। प्रोविजंस जो है बहुत ही सिस्टमैटिकली अरेंज है, लाइन वाइज हैं, पूरा कॉडिफाइड है, बुक की फॉर्म में है, ठीक है। और हम एज वी नो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। कोई भी गवर्निंग बॉडी जो होगी वो सब बाद में आएंगी, पहले कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए। एंड इट इज़ ड्राफ्टेड बाय अ स्पेशल बॉडी एज वी नो। So in the written constitution, our best example is Indian constitution, the Indian constitution. Guys, unwritten जो constitution होता है वो just written constitution का opposite होता है। मतलब जो provisions होते हैं वो systematically arrange नहीं होते हैं, line wise नहीं होते हैं, ठीक है। और ये codified भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बुक की फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। मतलब साफ है कि सपोज आपको सिटीजनशिप के बारे में जानना है तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हाँ आपको पता होगा कि भाई आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 20 तक इस पार्ट में, इस शेड्यूल में ये मिल जाएगा। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सपोज आपको सिटीजनशिप के बारे में जानना है तो आप ये नहीं बता सकते कि ये आर्टिकल नंबर 5 से 20 तक है या फिर ये इस पार्ट में है या इस शेड्यूल में है, ये नहीं बता सकते क्योंकि ये अनकोडिफाइड है, बुक की फॉर्म में नहीं होता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुप्रीमेसी होती है वो पार्लियामेंट की होती है, ठीक है, संसद की होती है। मतलब साफ है कि यहाँ पे जो सुप्रीमेसी है वो कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं है, पार्लियामेंट के बाद यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है। और फिर बताया गया है इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोला गया क्योंकि सदियों से जो चला आ रहा है
उस कंट्री के अंदर, उसी को इम्पोर्टेंस देते हुए उसको, उस कल्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूके, यूनाइटेड किंगडम। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ज़्यादातर जो चेंजेस किए हैं या जो भी चीज़ें आई हैं, वो ज़्यादातर एज़ वी नो ब्रिटेन के जो कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ के यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में सदियों से जो चीज़ें चेंज हुई, धीरे धीरे इन्होंने चेंजेस किए हैं, वो धीरे धीरे हमने इसको अडॉप्ट किया है। फिर सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडेबिलिटी, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी। तो देखिए, बताया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडेबिलिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिजिड होता है, ठीक है, या फिर फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी अमेंडमेंट्स होता है, अमेंडमेंट्स का जो प्रोसेस होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बहुत ही टफ होता है, ईजी नहीं होता है। क्योंकि जो भी अमेंडमेंट्स किए जाते हैं वो पार्लियामेंट्स के द्वारा किए जाते हैं, और उसी को फिर रेक्टिफाइड जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं वो करते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, जिसके अंदर सिर्फ अभी तक 8 अमेंडमेंट्स ही हुए हैं। सो दैट इज़ वाई ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडेबिलिटी इसके अंदर हम यही पढ़ रहे हैं कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बहुत होता है। ये यहाँ पे अमेंडमेंट्स करना बहुत मुश्किल का काम होता है। अमेंडमेंट्स मतलब चेंजेस करना किसी भी तरह का। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ 8 अमेंडमेंट्स ही हुए हैं अभी तक। फिर ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडेबिलिटी में हमने जैसे रिजिडिटी के बारे में पढ़ा, फिर इसमें एक होता है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो भी अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पे, जो उसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत ईजी होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा रेक्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड इट्स परफेक्ट एग्जाम्पल इज़ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भले ही फ्लेक्सिबल है, लेकिन साथ में कुछ प्रोविजंस, रिजिड प्रोविजंस भी हैं यहाँ पे, जिससे ये होता है, क्या होता है कि जो सेंटर का जो डोमिनेंस है वो रोका जा सके। सो वी कैन से डैट कि हमारा इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ना बहुत ज़्यादा रिजिड है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिजिड प्रोविज़न को भी अडॉप्ट करता है टू स्टॉप द डोमिनेंस ऑफ सेंटर, ठीक है। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर चेंजेस जो है पूरी तरह से पार्लियामेंट ना ला सके, इसके लिए यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ रिजिड प्रोविज़न को भी फॉलो किया गया है। मतलब जो भी रिजिड प्रोविजंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं किया जा सकता है। गाइस, देन हमारा थर्ड आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यूनिटरी एंड फेडरल। तो देखिए, सबसे पहले बताया गया यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। यहाँ पे जितनी भी पावर्स होती हैं वो सब सेंटर के पास होती हैं, और सेंटर जो गवर्नमेंट होती है वो डेलीगेट करता है स्टेट्स को कि पावर कौन से स्टेट को कितनी देनी है या स्टेट्स को कितनी पावर्स डेलीगेट करनी है। इट्स बेस्ट एग्जांपल इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूजीलैंड देख लीजिए आप, श्रीलंका देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए। इन कंट्रीज़ के अंदर जो सेंटर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपने अकॉर्डिंग पावर्स को डेलीगेट करने का काम करती है स्टेट्स को, क्योंकि जो जितनी भी मैक्सिमम जो पावर्स होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। देन गाइज, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ पावर के अंदर यूनिटरी हमने पढ़ा कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब हम देख रहे हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो देखिए, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड करता है पावर्स को बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, की मतलब कितनी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी और कितनी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या ज़्यादा पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, नहीं, बैलेंस करके रखने का काम यहाँ पे होता है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एंड इट्स परफेक्ट एग्जाम्पल इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया एंड अमेरिका। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अ फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर भी बोला जाता है, क्योंकि भले ही हम फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डोमिनेंस होता है कहीं ना कहीं इन कंपैरिजन टू स्टेट सेंटर का ज़्यादा होता है, ठीक है। और अमेरिका को आप ट्रू फेडरेशन बोल सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में फेडरलिज्म फॉलो नहीं होता है। इंडिया में फेडरलिज्म स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। सो मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से होते हैं। नाउ हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, मेन फीचर्स कौन कौन से होते हैं। फीचर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस।
देखिए ये क्या है, ये फंक्शंस हैं, वन बाय वन इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स। देखिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट फीचर है आपका वो है स्टैब्लिशेस द फ्रेमवर्क ऑफ द स्टेट। मतलब साफ है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, जो फ्रेमवर्क है स्टेट का, मतलब जो कंट्री का या वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका फ्रेमवर्क तैयार करता है, उसका स्ट्रक्चर प्रिपेयर करता है। मतलब स्टेट लेवल पे और सेंटर लेवल पे गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स होंगी, क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है, वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट बॉडी है वो किस तरह से काम करेगी, लीडर्स के पास कितनी पावर्स होनी चाहिए, सिटीजन्स के पास क्या राइट्स होने चाहिए, क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए सिटीजन्स की, पूरा एक मैप तैयार करता है कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट इज़ अ फर्स्ट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड है सेट्स आउट द प्रिंसिपल्स ऑन विच द स्टेट इज फाउंडेड। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट को, ठीक है, और उन प्रिंसिपल्स के बेस पे स्टेट गवर्नमेंट अपने फर्दर जो वर्क है वो उसको कंटिन्यू करते हैं वो, कि पर्टिकुलर स्टेट में इलेक्शंस कब होंगे, इलेक्शंस कौन ऑर्गेनाइज करवाएगा, और जो विनर होगा उसके पास कितनी पावर्स होंगी, अपोजिशन में पार्टीज़ का, अपोजिशन जो पार्टी उनका क्या रोल रहेगा, जो गवर्निंग जो बॉडी है, जो गवर्नमेंट है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सोसाइटी के लिए, किस तरह से अमेंडमेंट्स कर सकती है, सोसाइटी में मेजॉरिटी माइनॉरिटी के अंदर जो लोग हैं उनके लिए वो क्या क्या कर सकती है, क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब कुछ ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रिंसिपल्स है उसमें लिखा हुआ होता है। और ये सब चीज़ें स्टेट को एक तरह से इंट्रोड्यूस करता है कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड हमारा जो फीचर है वो है सेट आउट्स हाउ लॉ इज़ टू बी मेड। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये तय करता है कि कैसे कानून बनाया जाएगा, उसका क्या प्रोसेस होगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों के लिए ये होता है। फोर्थ हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है डिफाइंस द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट एंड सेट आउट द लिमिटेशंस ऑफ देयर पावर्स। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इंस्टीट्यूशन के बारे में बताता है, जो कंट्री का इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, कंट्री के अंदर उनका क्या रोल रहेगा, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उनको क्या करना है, और उनके पास कितनी पावर्स हैं, उनके उनका क्या 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 लिमिटेशंस हैं, मतलब वो क्या कर सकते हैं और क्या वो नहीं कर सकते, डूज एंड डोंट्स की बात होती थी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देने से, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल है, उसके पास कितनी पावर्स हैं, और उसके ऊपर उसके पास क्या कितनी लिमिटेशंस हैं, क्या डू एंड क्या डोंट्स वो उन्हें पता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे काम करते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सेट्स आउट द पावर्स ऑफ द स्टेट। कहने का मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट की पावर्स को डिसाइड करता है कि उनके पास कितनी पावर्स होनी चाहिए। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए करती है, कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के लिए होता है। एंड देन लास्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि सेट आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स ऑफ द स्टेट। मतलब साफ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो तय करता है कि स्टेट्स के जितने भी स्टेट्स हैं उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होगा, और उन स्टेट्स के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होगा, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी अपने अपने स्टेट्स की, अपनी कंट्री के लिए, और जितने भी स्टेट्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पूरी कंट्री के लिए और उनके सिटीजन्स के लिए जो उस कंट्री में रह रहे हैं और जो उस स्टेट के अंदर रह रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बहुत ही सुप्रीम माना गया है, जिसको बहुत ही रेस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है, और जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उस उन्होंने सब ने इसको एक्सेप्ट भी किया है, और जितने भी हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं उन्होंने भी इसको प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट किया है। एंड एज वी नो आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टोटली ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। और एक चीज़ मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा जो मैंने पहले भी बताया था कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल फॉर्म में है, ठीक है, और यूनिटरी इन स्पिरिट की कैटेगरी में है। मतलब इट हैज़ द फेडरल एज वेल एज द यूनिटरी फीचर्स। मतलब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल की फॉर्म में भी है और यूनिटरी स्पिरिट में भी काम करता है। मतलब साफ है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड किया है पावर्स को, कि कितनी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, कितनी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। दैट इज़ वाई वी कैन से दैट कि आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर भी बोला जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे पास जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, क्योंकि हम फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। कंप्लीटली फेडरलिज्म सिस्टम हम अडॉप्ट नहीं किया हुआ है हमने।
हाँ, अमेरिका के केस में है कि वो ट्रूली फेडरलिज्म को उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। और मैंने आपको बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरियन स्पिरिट भी बिल्कुल फॉलो करता है, क्योंकि ज़्यादातर जो पावर्स होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट करता है स्टेट्स को अपने हिसाब से कितनी पावर्स कौन से स्टेट को देनी चाहिए. So we can say that the Indian Constitution is federal in form, but unitary in spirit. It has the federal as well as the unitary features both. अब हम देखेंगे कि why do we need a constitution, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है. फर्स्ट बताया है कि द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट अमंग द डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल हैविंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट इज टू राइट डाउन सम रूल्स दैट एवरीवन शुड ओबे. गाइस, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम कंट्री के अंदर एक ट्रस्ट डेवलप कर सकें, ठीक है, बिल्ड कर सके अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं हमारी सोसाइटी में उनके बीच में. क्योंकि एज वी नो सभी कम्युनिटीज़ की ओपिनियन, सभी कम्युनिटीज़ का इंटरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट होता है. सो इन कम्युनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया था और उसी चीज़ को फिर हमें आगे कंटिन्यू फॉलो करना पड़ता है. दैट इज़ वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. एंड सेकेंड वन इज कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस एंड लिमिट्स द पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट. कहने का मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट की पार्ट्स के ऊपर लिमिटेशंस लगाता है, क्यों, ताकि गवर्नमेंट अपने पार्ट्स का मिसयूज़ ना कर सके. गवर्नमेंट के पास कितनी पार्ट्स होनी चाहिए वो बताता है और गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमें पता चलता है, ताकि इन फ्यूचर गवर्नमेंट अपने पार्ट्स का मिसयूज़ ना कर सके. और जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है उनके क्या क्या अलग अलग फंक्शंस हैं, जैसे लेजिस्लेचर्स, तो उनका काम क्या होता है कि लॉ मेकिंग बॉडी होती है, वो लॉ वगैरह बनाती है. सेकंड, एग्जीक्यूटिव्स, उनका क्या काम होता है कि जो लॉ लेजिस्लेचर्स ने बनाए उन लॉज को इम्प्लीमेंट करवाने का काम उनका होता है. ऐसे ही आपका क्या बोलते हैं जुडिशरी, उनका काम क्या होता है, जस्टिस प्रोवाइड करना सोसाइटी को. ये देखिए, लेजिस्लेचर्स के अंदर कौन आता है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है. अब ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनता कैसे है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लस द टू हाउसेज ऑफ लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल जिसको आप कहते हैं, एंड द राज्यसभा जिसको आप काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं. सो वी कैन से डैट कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मतलब लेजिस्लेचर्स, ठीक है. एग्जीक्यूटिव्स के अंदर कौन कौन आते हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट हो गए, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हो गए, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, हमारे एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स एंड जितनी भी एजेंसीज हैं जो काम कर रही है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव्स. जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसके अंदर चीफ जस्टिस आते हैं एंड 30 एसोसिएट जस्टिस जो प्रोवाइड करते हैं अलग अलग जजेस वगैरह, उन सबको इसी में कंसिडर किया जाता है. एंड थर्ड हमारा जो पॉइंट है, दीज रूल्स सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द पीपल. मतलब साफ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफाइन करता है सिटीजन्स के राइट्स के बारे में बताता है एंड द रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का और सिटीजन्स का क्या रिलेशन होगा, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस किस तरह से बना सकती है, सिटीजन्स के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है गवर्नमेंट को, और सिटीजन्स की भी क्या क्या ड्यूटीज़ है गवर्नमेंट को ध्यान में रखते हुए, अपनी सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, अपनी कंट्रीज़ को ध्यान में रखते हुए. Now we will discuss about the functions of a constitution. So one by one we will discuss that. First is constitution allows coordination and assurance. मतलब constitution आपको allow करता है coordination and assurance. Coordination का मतलब होता है एक सही डायरेक्शन देना, ठीक है. सो कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक सही डायरेक्शन देता है और एक आश्वासन देता है, एक कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है. एश्योरेंस का मतलब यही होता है, एक होप देता है, ठीक है. गाइस ध्यान से सुनिएगा. देखिए, एज वी नो इन आर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के अंदर अलग अलग रिलीजन्स हैं, ठीक है, और उन रिलीजन्स को फॉलो करने वाले लोग भी आपको मिलेंगे. कुछ हिंदूज़ हैं, कुछ मुस्लिम्स हैं, कुछ सिख्स हैं, कुछ क्रिश्चियंस हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं, वो मानते नहीं है धर्म को. ये तो बात हो गई रिलीजन की. अब हमारे सोसाइटी के अंदर अलग अलग काम करने वाले लोग भी होते हैं, ठीक है. उनकी अलग अलग एलिजिबिलिटीज़ होती हैं, उनकी अलग अलग हॉबीज़ होती है, उनका अलग अलग पैशन होता है, अलग अलग शौक़ होता है, डिमांड्स अलग होती हैं. कुछ की सेम हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती, लेकिन मोस्टली तो अलग ही होती है ना. चाहे आप फिल्मों की दुनिया में देख लें, उनकी चॉइस अलग होगी, उनकी मतलब लोगों की अलग अलग चॉइस मिलेगी आपको, ठीक है.
मतलब फ़िल्म से लेके बुक्स तक उनका जो टेस्ट होता है, सबका मैक्सिमम डिफरेंट टेस्ट आपको मिलेगा। सोसाइटी के अंदर कुछ लोग रिच होंगे, कुछ पुअर होंगे, कुछ मिडल क्लास होंगे, सम आर ओल्ड एंड सम आर यंग। और गाइस हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर अलग 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 डिस्प्यूट्स भी होते हैं। जैसे कि एक पर्सन के पास कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए या कितनी प्रॉपर्टी वो रख सकता है। क्या हमारी सोसाइटी में सभी बच्चों को स्कूल भेजने का अधिकार होना चाहिए पेरेंट्स का, या सभी स्कूल स्टूडेंट्स को स्कूल जाना चाहिए या नहीं। मतलब स्कूल भेजना या ना भेजना ये डिसीजन पेरेंट्स को लेने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लोगों को अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए कितना पैसा खर्च करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, या सिक्योरिटी पे खर्चा ज़्यादा ना करते हुए कोई पब्लिक पार्क बनाना चाहिए या पार्क नहीं बनवाना चाहिए। क्या डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो वी कैन से डैट कि देर आर सो मेनी क्वेश्चंस, और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी बहुत ही अलग अलग आपको मिलेंगे। हर कोई अपना व्यू देगा आपको। एज वी नो इन आवर सोसाइटी देर आर सो मेनी रिलीजन्स, इतने वेरिएशंस हैं हमारे रिलीजन में, इतनी सारी वेरिएशंस है हमारे कास्ट के अंदर, कम्युनिटीज़ के अंदर, हमारे टेस्ट में इतना वेरिएशन है, हमारी सोसाइटी में जो डिस्प्यूट्स है उनके अंदर, उन डिस्प्यूट्स में इतना वेरिएशन है। देर आर सो मेनी क्वेश्चंस, हमारे क्वेश्चंस में इतना वेरिएशन है, हमारे आंसर्स में इतना वेरिएशन है। लेकिन जितनी भी जो सोसाइटी की जो डाइवर्सिटी है, हमारी कंट्री की जो डाइवर्सिटी है, उनको रहना तो एक साथ ही, एक ही देश में रहना है। बिकॉज दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर इन वेरियस वेज, क्योंकि उनको आपस में एक दूसरे का कॉपरेशन चाहिए। सो क्वेश्चन ये उठता है कि इन सोसाइटी के इन लोगों को शांति से रहने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, एक साथ रहने के लिए क्या चीज़ें चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये लोग आपस में एक साथ नहीं रह सकते, बिल्कुल रह सकते हैं, अगर वो कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करें, आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करें, सहमत रहें, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें, और एक दूसरे के व्यूज़ का सम्मान करें, रेस्पेक्ट करें। क्वेश्चन ये उठता है कि इन लोगों को, इन ग्रुप्स को बेसिक रूल्स की ज़रूरत क्यों है, ऐसे नियमों की ज़रूरत क्यों चाहिए, क्यों पड़ती है। मान लीजिए अगर ये बेसिक रूल्स ना हो तो होगा क्या फिर, क्या डिस्ट्रक्शन हो जाएगा सोसाइटी का। जी हाँ, क्योंकि हर इंसान सोसाइटी में वो अपने आप को अनसिक्योर फील करेगा, क्योंकि उनको ये मालूम ही नहीं होगा कि सोसाइटी में जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से बर्ताव करेंगे या कैसा बर्ताव करेंगे। उनको ये मालूम नहीं होगा कि उनका सोसाइटी में किस चीज़ पर कितना अधिकार होगा या कितना अधिकार है। किसी भी ग्रुप को इम्पोर्टेंस देने के लिए या उसको मान्यता देने के लिए, सर्टिफिकेशन देने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है कि बेसिक रूल्स को फॉलो किया जाए, और उन बेसिक रूल्स के बारे में सभी लोगों को पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों से तो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करवा रहे हो लेकिन कुछ लोगों से आप नहीं करवा रहे हो। कहने का मतलब है कि कम्युनिटी या सोसाइटी में जितने भी लोग हैं सबको ये लगना चाहिए कि जिस तरह से हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे हमारी सोसाइटी में जो बाकी लोग हैं वो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे और कर भी रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जुडिशरी सिस्टम यहाँ पे आया है, इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इम्प्लीमेंटेशन करवाता है रूल्स एंड रेगुलेशंस का, और इससे लोगों में काफ़ी एक विश्वास पैदा हुआ है, और होना भी चाहिए, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब हमें भी ये फॉलो करने पड़ेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी सिस्टम आपको बिल्कुल बोलता है, ठीक है, और सोसाइटी में हर जो सिटीजन्स हैं उनको ये फॉलो करने पड़ेंगे बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो इससे सभी को क्या हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि अब फाइनली जुडिशरी के कहने पे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होंगे हमारी सोसाइटी में, और अगर नहीं होंगे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो तो ऑब्वियसली जुडिशियल सिस्टम उनको पनिश करेगा। तो एक अच्छी बात है ये, डर भी होना चाहिए। सो वी कैन से डैट our first function of a constitution is to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination among us the member of a society। कहने का मतलब है कि हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है कि प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन। मतलब बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करवाना, ताकि एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो सके सोसाइटी के अंदर, जो लोग हैं उनके अंदर। मिनिमल मतलब मिनिमम जो कोऑर्डिनेशन है, मतलब साफ है कि संविधान का ये पहला काम है कि वो पूरी तरह से जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं
वो लोगों को प्रोवाइड करवाए, जहाँ पे जो सोसाइटी है, सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, वो मिनिमम जो कोऑर्डिनेशन है उसको बना के रखें या बनाए रखें, और ट्रस्ट जो है वो बिल्कुल बना रहे सोसाइटी के अंदर। एंड एज वी नो, कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन हर जगह होना चाहिए, मतलब कोऑर्डिनेशन इज़ एन ऑल परवेशिव फंक्शन, मतलब हर जगह होना चाहिए। चाहे वो लीडर्स की बात हो तो उनमें भी आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, चाहे सोसाइटी के अंदर लोअर क्लास के लोग हों, चाहे मिडिल क्लास के लोग हों, चाहे रिच क्लास के लोग हों, हर जगह कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। चाहे एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर्स की बात हो तो उनमें भी आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सब की जिम्मेदारी है आपस में कोऑर्डिनेशन बना के रखा। कोऑर्डिनेशन हमारे जो एफर्ट्स हैं उनको आपस में इंटीग्रेट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। और कोऑर्डिनेशन एक बार रखने से नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन आपको कंटिन्यूटी में रखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो हमारे जो गोल्स हैं सोसाइटी में, गवर्नमेंट के जो गोल्स हैं, सिटीजन्स के जो गोल्स हैं, वो टाइम अचीव भी हो जाएंगे। एंड दैट इज़ वाई कोऑर्डिनेशन इज़ ए डेलिब्रेट फंक्शन ऑल्सो, बिकॉज यहाँ हमें कोऑर्डिनेशन बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है, ठीक है। हमारी इच्छा से करना पड़ेगा हमें, ऐसा नहीं कि हमें कोई फोर्स करवा के कोऑर्डिनेशन करवा रहा है, ये नहीं, हमें कॉपरेट करना पड़ेगा आपस में। सेकंड जो हमारा फंक्शन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। गाइस, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जिसके अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है या गवर्न करने का काम करता है। कहने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की है जिसके बेस पे कंट्री का एक तरह से निर्माण होता है, ठीक है। और किस तरह से गवर्नमेंट चलाई जाएगी, इससे ये पता चलता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये फंडामेंटल रूल्स कौन कौन से हैं और ऐसी कौन सी बातें हैं जो उन्हें फंडामेंटल बना देती हैं। पर हाँ, आपको सबसे पहले यहाँ पे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेस पर आप सोसाइटी के अंदर रूल करना चाहते हो, ठीक है, उनको बनाएगा कौन। क्योंकि जो रूल्स आप बनाना चाहते हो वो दूसरे लोग वो रूल्स को पसंद नहीं करते, वो कुछ और बनाना चाहते हैं। सो ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि किसकी इच्छा से बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन से सिटीजन्स पर रूल किया जा सकता है, कंट्री के अंदर रूल किया जा सकता है। क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने बनाए हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप बहुत अच्छा बता सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छे भी लग सकते हैं, लेकिन ऐसे ही दूसरे लोगों ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, ठीक है, उनको उनके हिसाब से वो रूल्स एंड रेगुलेशंस पसंद है, उनको वो अच्छे लगते हैं। तो ऐसे पता कैसे चलेगा, डिसाइड कैसे होगा कि विच इज़ द बेस्ट। सो इस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व किया जा सकेगा। सो इवन बिफोर यू डिसाइड वॉट रूल्स शुड गवर्न दिस ग्रुप, कहने का मतलब है कि कौन से रूल्स गवर्न करेंगे ग्रुप्स को, कम्युनिटी को, सोसाइटी को, ठीक है। इसको डिसाइड करने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उन रूल्स को बनाएगा कौन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये स्पेसिफाई करता है क्या, जो बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर है कि हमारी सोसाइटी में किसको कितनी पावर्स मिली है या किसको कितनी पावर्स मिलनी चाहिए, वो सब कुछ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये डिसाइड करता है कि लॉस कौन बनाएगा, कानून कौन बनाएगा। एज वी नो, जहाँ मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो कानून है, वो कौन बनाता है, वो किंग बनाता है या क्वीन बनाती है। लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस, जैसे कि दुनिया के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे भी हैं जहाँ पे जैसे कि ओल्ड सोवियत यूनियन, जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो मतलब कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ वन सिंगल पार्टी रूल करती है, ठीक है, और उसकी कुछ एलाइज होती हैं, छोटी छोटी पार्टियाँ, जो उस सिंगल पार्टी के परमिशन से ही वो पॉलिटिक्स में आती हैं और वो रूल करती हैं, और हमेशा उनका सपोर्ट उस सिंगल पार्टी को ही रहता है। सो कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिस कंट्री में होती है तो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि वहाँ पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो लेने का जो अधिकार होता है सिर्फ एक पार्टी को दिया जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डिसीजंस लेती है वो जनता लेती है। बट दिस मैटर इज नॉट सो सिंपल, क्योंकि मान लीजिए, ये मान भी लिया जाए कि जो जनता है, जो सिटीजन्स हैं, वो डिसीजन लेती है, ठीक है।
तो भी ये क्वेश्चन तो ज़रूर उठता है कि डिसीजंस लिया कैसे जाता है, जनता डिसीजंस लेती कैसे है? क्या लॉज को बनाने के लिए सभी लोगों का सहमत होना चाहिए? ग्रीक आइडियोलॉजी के हिसाब से क्या हर मुद्दे पर, हर हर टॉपिक्स पर क्या सभी लोगों को वोट देना चाहिए, या लोगों को अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो लोग पसंद हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स उन्हें पसंद है, उनको वोट देकर अपना डिसीजन लेना चाहिए, अपनी राय रखनी चाहिए? और अगर अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देकर चुन रहे हैं, तो वो फिर उनका एक तरह से वो कैसे चुने जाएं, वो उसका क्या प्रोसेस है? टोटल कितने ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स हों जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हों? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बिल्कुल क्लियर किया गया है कि जो जितने भी ज़्यादातर जो लॉज हैं, जो कानून है, वो ज़्यादातर कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा, संसद बनाएगा। जो लॉज हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, वो पार्लियामेंट बनाता है। और ये जो पार्लियामेंट है, ये एक तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर। किसी भी सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज किस तरीके के हैं, इसको जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन लॉज को बनाने का जो अधिकार है वो किसका है और वो कौन कौन लोग हैं। इफ पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू इनेक्ट लॉज, मतलब कि अगर संसद को, पार्लियामेंट को अगर कानून बनाने का अधिकार है, तो पहले ये अधिकार, ये राइट देने वाला लॉ होना चाहिए, कानून होना चाहिए। और ये कौन देगा, ये भी लोगों को पता होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन देगा ये अधिकार, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजंस हैं कि पार्लियामेंट किस तरह के लॉज बना सकता है। सो इन अ सोसाइटी, or for our society, the second function of a constitution is to specify who has the power to make decisions in a society, and it decides how the government will be the constituted. मतलब साफ है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो दूसरा काम है वो सिंपल सी बात है, ये है कि सोसाइटी में डिसीजंस लेने का जो पावर है, जो शक्ति है, वो किसके पास होगी, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन ये भी डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट किस तरह से बननी चाहिए, किस तरह से फ्रेम होनी चाहिए, किस तरह से बिल्ड होनी चाहिए, किस तरह से विकसित होनी चाहिए। मतलब साफ है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करेगा कि किसके पास कितनी पावर होनी चाहिए, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा और उनकी क्या पावर्स हैं, ठीक है, और वो क्या क्या डिसीजंस ले सकते हैं। सो हमने अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो टू फंक्शंस पढ़े, पहला हमने क्या पढ़ा? कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। मतलब क्या? इट इज अ फर्स्ट फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन हमें बेसिक रूल्स प्रोवाइड करवाएगा ताकि जो मिनिमल जो कोऑर्डिनेशन है, मिनिमम जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर तरीके से एग्जिस्ट कर सके हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं उनके बीच में, उनका विश्वास आपस में एक दूसरे के लिए बना रहे। And our second function of constitution is specification of decision making parts। मतलब कि संविधान का दूसरा काम है ये क्लियर करना कि सोसाइटी में डिसीजंस लेने का अधिकार या पावर किसके पास होगी। और कॉन्स्टिट्यूशन ये भी डिसाइड करेगा कि सरकार किस तरह से कॉन्स्टिट्यूटेड रहेगी, मतलब किस तरह से बिल्ड होगी, किस तरह से फ्रेम होगी, किस तरह से बनेगी, किस तरह से डेवलप्ड होगी। इन सिंपल वर्ड्स कि कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करेगा कि किसके पास कितनी पावर है, ठीक है, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, उनकी क्या पावर्स होंगी और वो कौन कौन से डिसीजंस ले सकते हैं। सो फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम आज दो ही फंक्शन पढ़ेंगे और बाकी के जो हमारे रिमेनिंग फंक्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज हमने क्या पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा, ठीक है, और फंक्शंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से होते हैं। सो हमने आज दो कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस पढ़े हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। थैंक यू गाइस।